फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज के इस लाइव सेशन में हम लोग जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए। आज समझिए तो एक जैसा टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप सभी लोग टेस्ट देने के लिए रेडी रहिए। हाँ जी, और वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को जल्दी से आप लोग शेयर कर दो, जल्दी से आप लोग शेयर कर दो, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अब हम लोग शुरू कर दिए क्लासेस, तो अब आपको मिलते रहेंगे प्रतिदिन। हाँ जी, जल्दी से शेयर करिए। और जो जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। और जो लोग इस क्लास का पीडीएफ और लाइव क्लास का नोटिफिकेशन वगैरह सारा टेलीग्राम पे बताया जाता है, तो वहाँ पर भी जा करके ज्वाइन हो जाओ। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और नहीं तो आप लोग टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सर्च करना टोटल लर्निंग, तो आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जल्दी जल्दी से आप लोग शेयर करिए, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाएंगे। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों आ गया है। कहता है, किस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, कहा जाता है उस काल को हम लोग क्या कहते हैं जिसका लिखित विवरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर बी है आद्य ऐतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर सी है प्राचीन काल, और ऑप्शन नंबर डी है ऐतिहासिक काल। हाँ जी, आप लोग सबसे पहले आप लोग आंसर बताने के लिए तैयार रहिएगा। क्वेश्चन आना शुरू हुआ, बस आपको आंसर आना शुरू हो जाना चाहिए। हाँ जी, सभी लोग उत्तर करिए, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, और शेयर करिए वीडियो को, पूरे पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट के पास शेयर करिए। और प्रतिदिन हमारे साथ 7:30 बजे आप लोग ज्वाइन होइएगा। आज की क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है, लेकिन आपको 7:30 बजे प्रतिदिन मिलेगा। और भी क्लासेस का टाइमिंग बताया जाएगा आपको, ऐसे शाम में और सुबह में चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। जिसका कोई भी लिखित विवरण न हो उसे हम लोग कौन सा काल कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। यानी ऑप्शन नंबर ए वाले का 100% राइट है। हाँ जी, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। कहता है, आदिमानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। हाँ जी, आदिमानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बैल, ऑप्शन नंबर बी है कुत्ता, ऑप्शन नंबर सी है गाय, और ऑप्शन नंबर डी है हाथी। हाँ जी, किसको आदिमानव ने सर्वप्रथम पालतू पशु बनाया था। चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग। हाँ जी, चलिए जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो आदिमानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था, तो वो था कुत्ता, ठीक है। कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया था। और जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं दोस्तों, उनका राइट है। हाँ जी, और सभी एमसीक्यू को आप लोग याद करते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आने के चांसेस बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था। हाँ जी, आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है निम्न पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी है मध्य पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी है उच्च पूरा पाषाण, और ऑप्शन नंबर डी है ताम्र पाषाण। हाँ जी, किस काल में हुआ था आधुनिक होमोसेपियंस, यानी कि आधुनिक मानव का। होमोसेपियंस इनका क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम है। ध्यान रखिएगा, इस सभी नाम को भी पूछता है पैरामेडिकल में। हाँ जी, चलिए सभी लोग आंसर बताइए, सभी लोग बताइए, टोटल लोग बताइए, टोटल लोग बता नहीं रहे हैं। और जितना ज़्यादा हो सके जुड़िए। चलिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों, वो हो जाएगा उच्च पूरा पाषाण काल में, ठीक है। उच्च पूरा पाषाण काल में क्या होता, आधुनिक मानव का उद्भव हुआ था। ध्यान रखिएगा इन सभी क्वेश्चंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे आ गया। कहता है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था। हाँ जी, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में किया था। ऑप्शन नंबर ए है मध्य पाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी है नव पाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी है ताम्र पाषाण काल, ऑप्शन नंबर डी है कांस्य पाषाण काल। हाँ जी, किस में किया था। चलिए बहुत अच्छा, सभी लोग उत्तर करिए। हाँ जी,
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर वो हो जाएगा, ठीक है, आग के प्रयोग को किस काल में, सर्वप्रथम आग का प्रयोग पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल में किसका हुआ था, आग का प्रयोग हुआ था। और दोस्तों इसी काल में यानी कि नवपाषाण काल में ही आदिमानव ने पहिए का भी आविष्कार किया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, पहिया का आविष्कार कब हुआ था, तो नवपाषाण काल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। हाँ जी, मानव ने यानी कि आदि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए है लोहा, ऑप्शन नंबर बी है चांदी, ऑप्शन नंबर सी है पीतल और ऑप्शन नंबर डी है तांबा। हाँ जी, किसका उपयोग किया था सबसे पहले, चलिए बताइए जल्दी से आप सभी लोग। हाँ जी, और जो लोग चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फेसबुक पे भी ये चैनल आ गया है, बन गया है, आप लोग वहाँ पे फेसबुक पे नहीं फॉलो किए पेज को तो जाकर के फॉलो कर लेना। और टेलीग्राम से यार जरूर जुड़ना, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रत्येक लाइव क्लास का, कि मान लीजिए 11 बजे लाइव क्लास स्टार्ट हो जाता है तो वहीं पर सबसे पहले 15 मिनट 20 मिनट पहले नोटिफिकेशन दे दिया जाता है कि आपका इतना बजे से क्लास होगा, लाइव क्लास। ठीक है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पर भी बहुत सारे विद्यार्थी लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर देख लेते हैं, वो हो जाएगा तांबा। ठीक है, किसका सर्वप्रथम उपयोग किया था, तो वो था तांबा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मानव द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पहली फसल थी। हाँ जी, मानव द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पहली फसल कौन थी। ऑप्शन नंबर ए है चावल, ऑप्शन नंबर बी है जौ, ऑप्शन नंबर सी है गेहूँ, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। हाँ जी, बताइए आप सभी लोग उत्तर जल्दी से। हाँ जी, सही बात है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं गेहूं, हाँ जी उनका राइट होगा। हाँ जी, गेहूं को सबसे पहले उपयोग में लाई जाने वाली पहली फसल थी। और गेहूं के साथ दोस्तों दूसरा फसल आता है, दूसरा फसल कौन था, तो जौ था। ठीक है, तो सबसे पहले की बात कर रही है तो सबसे पहली फसल कौन थी, गेहूं थी, इसको ध्यान रखना है। हाँ जी, चलिए मज़ा आ रहा होगा क्लास में, तो मज़ा आ रहा होगा तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का था असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया। हाँ जी, किस ईस्वी में किया गया था। चलिए ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए है 1920 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1935 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1942 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 1919 ईस्वी। हाँ जी, किस में किया था दोस्तों। टोटल लर्निंग चैनल पे नए जुड़ रहे हो जो लोग, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लेना। इससे क्या होगा कि जब भी क्लासेस स्टार्ट होगी और आपका नेट ऑन होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर देख लेते हैं। सभी लोग दे रहे हैं आंसर, तो यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी में। ठीक है, 1920 ईस्वी में हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में, लाइव कमेंट में नहीं, कमेंट सेक्शन में आपको बताना कि क्लास आपका सुबह में कितना बजे कर दिया जाए, 8 बजे से या 7:30 बजे से जो चल रहा है वो वाला, या आपको 8:30 बजे से, कौन वाला सुबह वाला क्लास रहेगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, लाइव में नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना। इससे क्या होगा कि और भी विद्यार्थी लोग देखेंगे तो वो लोग भी बताएंगे अपना सजेशन। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। हाँ जी, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, यानी कि बिरसा मुंडा कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी उत्तरांचल, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, थोड़ा सा फास्ट रखेंगे, अब ज़्यादा टाइम आपके ऊपर देंगे और फिर उसके बाद आंसर बता देंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, सभी लोग उत्तर करते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झारखंड। ठीक है, क्या हो जाएगा, झारखंड के वो रहने वाले थे और निवासी भी थे और इसी के पक्ष में आंदोलन भी किए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और इनका आंदोलन कब था, तो 1897 वाला आंदोलन था, जिसमें वीर कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा सबका 1897 के नेतृत्व में था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। देखिए ये भी क्वेश्चन आता है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और इनका मतलब कि जो प्रथम राष्ट्रपति हुए वो कहाँ के रहने वाले थे, जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर सभी लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिहार के। हाँ जी, जिनको नहीं पता है वो लोग बिहार याद कर लो। ठीक है, जो कि बिहार के ऐसे व्यक्ति थे जो कि भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो बिहार में दोस्तों बहुत ज़्यादा पावर है। जो लोग बिहार से हैं उनको गर्व होना चाहिए कि बिहार हमारा एक बहुत ही बढ़िया राज्य है। और जितने भी आर्यभट्ट को जानते हो ना, आर्यभट्ट जो कि जीरो का खोज किए, बहुत सारे बहुत ही फेमस वैज्ञानिक रहे, मैथमेटिशियन रहे, वो भी बिहार के थे दोस्तों, और ज़्यादा नहीं पटना के ही थे। ठीक है, तो बिहार पे आप लोगों को गर्व होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे जी। ऑप्शन नंबर ए है चंपारण आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तित्व साहित्य आंदोलन सत्याग्रह, सॉरी साहित्य पढ़ दिया, सत्याग्रह आंदोलन, और ऑप्शन नंबर डी है भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ जी, जो जयप्रकाश नारायण थे वो किस आंदोलन से संबंधित थे, जल्दी से बताइए आप लोग, ऑप्शन देखिए, जल्दी से बताइए। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्लास। चलिए, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय के नेतृत्व कौन किए थे, तो इन्हीं को मिला था नेतृत्व करने के लिए। तो जयप्रकाश नारायण इसी आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है क्वेश्चन नंबर 11 गांधी इरवाइन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। हाँ जी, गांधी इरवाइन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन को पूरा दिखा देते हैं आपको। हाँ चलिए, अब दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए है 1931 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1919 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों, जल्दी से बताइए। गांधी इरवाइन समझौता पर हस्ताक्षर, हस्ताक्षेप भी कर सकते हैं, शायद हस्ताक्षेप होगा, नहीं हस्ताक्षर हुआ, हस्ताक्षेप नहीं हस्ताक्षर हुआ, यानी कि परमिशन मिल गया। तो चलिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग देखिए 1931 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था हस्ताक्षर, तो 1931 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा इस सब क्वेश्चन को, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और 1931 ईस्वी 5 मार्च को, ठीक है, फाइनल डेट कितना हो जाएगा दोस्तों, 1931 ईस्वी 5 मार्च को गांधी इरवाइन समझौता पर हस्ताक्षर मिला था। और ये हस्ताक्षर का कौन सा कहा जाता है, तो इस हस्ताक्षर को हम लोग दिल्ली समझौता भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, दिल्ली समझौता भी कहते हैं, जिसका सम्मेलन दोस्तों कहाँ हुआ था, कांग्रेस ने द्वितीय जो इसका दूसरा सम्मेलन किया था वो लंदन में किया था। ठीक है, कांग्रेस के थ्रू हुआ था, तो ध्यान रखना इस सब बात को, इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, कहता है मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना। हाँ जी, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, चलिए आंसर करिए। ऑप्शन नंबर ए है मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन नंबर बी है ताम्र पाषाण काल में, ऑप्शन नंबर सी है नव पाषाण काल में, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ जी, किस काल में उपभोक्ता एवं उत्पादक बना, यानी कि कहने का मतलब खाने वाला भी और बनाने वाला भी बन गया क्वेश्चन से। ठीक है, हाँ जी, बहुत अच्छा है। इसका राइट आंसर दोस्तों जगह वो हो जाएगा नव पाषाण काल से। ठीक है, नव पाषाण काल में ही आपको पता है आधुनिक मानव का उद्भव हुआ और उसी काल में ही मानव ने खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता बना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्न में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है। जी, हड़प्पा के खुदाई से कौन संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है दयाराम साहनी, आपको दिख रहा है। चलिए और ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी है R.D. बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी है S.R. राव, ऑप्शन नंबर डी है B.B. लाल। हाँ जी, कौन है जो कि हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है। आप लोग ऑप्शन देखो और जल्दी से बताओ,
यहाँ पे दूसरे पेज में आ गया है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आंसर बता देता हूँ। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना में? तो दयाराम साहनी ने ही किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा उत्खनन की खोज कब की थी? इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते, तो आप लोग बताइए कब किए थे। ईस्वी वाला भी आता है। ठीक है, तो देखिए बहुत अच्छा। कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। अब बात आता है कि हड़प्पा उत्खनन में दोस्तों हम और भी क्वेश्चन को देख लेते हैं कि मोहनजोदारो का आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, मोहनजोदारो का नाम सुने होंगे। इस पे एक मूवी भी बन गई है दोस्तों। तो ये जो मोहनजोदारो जगह है, इसका मतलब कि उत्खनन करके खोज किसने किया था? इसका मोहनजोदारो का खोज किसने? हड़प्पा का तो दयाराम साहनी ने किया था, तो मोहनजोदारो का किसने किया था? आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। हाँ जी, तो चलिए मोहनजोदारो का कौन किया था दोस्तों? तो बता देता हूँ, जो लोग नहीं पता उनको जान लीजिए। तो वो है राखादास। ठीक है, राखादास बनर्जी। कौन थे? राखादास बनर्जी। और कब किए? तो दोस्तों इसको भी जान लेना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो 1922 से 23 तक में किए थे। ठीक है, ध्यान रखना। कौन किए थे मोहनजोदारो का खोज? तो राखादास बनर्जी। और कब किए थे? तो 1922 से 1923। ठीक है, इन एक साल के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? हाँ जी, जो नर्तकी की यानी कि तांबे की जो मूर्ति प्राप्त हुई थी नाचने वाली की, तो उसको कहाँ से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी है चहुंदरो, ऑप्शन नंबर डी है मोहनजोदारो। हाँ जी, कहाँ से मिला था उसको? जल्दी से आप लोग बताइए फटाफट। हाँ जी, तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो वो हो जाएगा मोहनजोदारो से। ठीक है, मोहनजोदारो से। और अभी मैंने बताया आपको कि मोहनजोदारो के मतलब कि उत्खनन से संबंधित कौन है? तो राखल दास बनर्जी। और कब हुआ था? तो 1922 से 1923 के अंदर में। ठीक है, और यहाँ से क्या मिला है? तो कांस्य नर्तकी की मूर्तियाँ, यानी कि तांबे के नर्तकी की मूर्तियाँ। ध्यान रखना इस सब क्वेश्चंस को। चलिए जी, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कहता है अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? हाँ जी, अशोक के समय जो बौद्ध सभा हुआ था यानी बौद्ध संगीति हुआ था, वो कब आयोजित किया जाता? और इसमें तो किस नगर में पूछ रहा है दोस्तों? तो किस नगर में बताओ, कब? मैं बताऊँगा अभी। ऑप्शन नंबर ए है मगध, ऑप्शन नंबर बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी है समस्तीपुर, और ऑप्शन नंबर डी है राजगिरी। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ जी, द्वितीय बौद्ध संगीति जो अशोक के शासनकाल में हुआ था, वो किस नगर में आयोजित किया गया था? हाँ दोस्तों, तो चलिए इसका राइट आंसर बहुत अच्छा, सभी लोग पाटलिपुत्र बता रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा दोस्तों। बहुत अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध का सभा हुआ था, जिसको हम लोग बौद्ध संगीति भी कहते हैं, वो किस नगर में हुआ था? वो पाटलिनगर में हुआ था। और किस वंश ने किया था? तो अशोक किस वंश का था दोस्तों? मौर्य वंश का था। और ये पाटलिपुत्र क्या थी? तो पाटलिपुत्र दोस्तों मगध की राजधानी थी उस समय। ठीक है, मौर्य वंश के समय यानी कि अशोक के समय क्या थी? मगध की राजधानी थी। ध्यान रखिएगा इस सब क्वेश्चन को। मगध की राजधानी कौन थी मौर्य वंश के समय? तो पाटलिपुत्र थी। और ये जो आयोजन किया गया था बौद्ध सभा, वो कब किया गया था? तो वो 250 ईसा पूर्व में किया गया था। ठीक है, कब? 250 ईसा पूर्व में। तो ध्यान रखिएगा इस सब क्वेश्चन को। 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। और जो अशोक ने बौद्ध संगीति यानी बौद्ध सभा का आयोजित किया था दोस्तों, वो कितना नंबर था? तो वो तृतीय था, तीसरा नंबर पे। और भी पहले 2 लोग कर चुके हैं बौद्ध संगीति, तो उसका भी जान लेते हैं। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति था, ठीक है, जो प्रथम बौद्ध सभा था, वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और जो कौन किया था? तो वो थे अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु। और कहाँ हुआ था? तो राजगिरी बिहार में। ध्यान रखिएगा प्रथम किसने किया था, लिख देता हूँ यहाँ पे,
अजात शत्रु, आप लोग जानते होंगे अजात शत्रु को, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा शासक बना, मतलब कि दूसरा जो बौद्ध सभा हुआ, वो दूसरा बौद्ध सभा कब हुआ दोस्तों? तो वो हुआ था, दूसरा नंबर लिख देता हूँ, दूसरा नंबर कब हुआ था? आप लोग भी कमेंट करके बताते रहो, आप लोग भी कमेंट करके बताते रहो। 383 ईस्वी में, ईसा पूर्व में हुआ था, ईस्वी में नहीं, अभी सब ईसा पूर्व में है, सब ईसा पूर्व में है। और कौन किया था? तो वो था कालाशोक। कालाशोक कौन सा वंश के था ये कालाशोक? तो वो था शिशुनाग वंश का, ठीक है, शिशुनाग वंश का। तो ध्यान रखना है। और कहाँ करवाया था? तो वैशाली बिहार में, ठीक है, बिहार में, यानी कि वैशाली में। ध्यान रखना, वैशाली मेन इंपॉर्टेंट है, बिहार नहीं। सब तो बिहारे में हुआ है, 3 गो तो बिहारे में हुआ है, और एगो जो चौथा था, 4 गो हुआ था दोस्तों, ठीक है, 4 गो हुआ था। जो चौथा था वो 72 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 72 ईस्वी में हुआ था ये वाला। कौन किया था? तो वो था कनिष्क। आप लोग कनिष्क को पहचानते होंगे, कुषाण वंश का शासक, ठीक है, कनिष्क किया था। और इसका जो हुआ था वो कुंडल वन में हुआ था, यानी कि कश्मीर में, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आते रहता है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, कुमार संभव महाकाल किस कवि ने लिखा? हाँ जी, कुमार संभव काल किस कवि ने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए वानभट्ट। चलिए और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन किधर गया जी? हाँ, बी कहता है चंद्रवरदाई। ऑप्शन नंबर सी है हरिसेन। ऑप्शन नंबर डी है कालिदास। हाँ जी, किसने किया था जी? चलिए ऑप्शन, हाँ, क्वेश्चन भी एक बार देख लीजिए आप लोग, बढ़िया से पढ़ लीजिए एक बार। कुमार संभव महाकाल की रचना किसने की थी? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, चलिए जल्दी से कर देता हूँ आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कालिदास, ठीक है। चलिए जल्दी से, और 3 गो क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? जल्दी से बताइए आप लोग, 5 से 6 सेकंड का टाइम है। कौटिल्य द्वारा, यानी कि विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें किस चीज़ के बारे में विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है? हाँ जी, जल्दी से बताइए आप लोग। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ, ठीक है। राजनीतिक नीतियाँ पे दिया गया था किस समय के? तो चाणक्य के समय के, यानी कि कहने का मतलब है कि कौन सा वंश उस समय था? कौन सा वंश था? तो वो था मौर्य वंश, ठीक है। और मौर्य वंश का ईस्वी कब से कब तक रहा था? तो 322 ईसा पूर्व में सब चल रहे हैं दोस्तों, सब ईसा पूर्व में। 322 से 184 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश कर रहा हूँ, हाँ, मौर्य वंश का ही शासन चला था, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राजा स्थापित हुआ? हाँ जी, जो तैमूर का आक्रमण हुआ था उसके बाद भारत में किस शासक का राजा आया था? जल्दी से बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए 18 नंबर तक पहुंच गए हैं। हाँ जी, चले यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैयद वंश, ठीक है। सैयद वंश के शासक आया था, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग उत्तर करिएगा, बहुत अच्छा उत्तर करते रहते हैं आप लोग, इसी तरीके से उत्तर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? हाँ जी, गुलाम कहने का मतलब नौकर, ठीक है। किसके? ऑप्शन नंबर ए है बलबन, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, और भी ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी है फिरोज तुगलक। आप लोग बताइएगा। ये सब क्वेश्चन को हम लोग पिछले साल भी किए थे, कुछ क्वेश्चन इसमें है जो पिछले साल भी किए थे, और हमारे क्वेश्चन से आए भी थे दोस्तों। जो लोग मैं कराया था उस साल आया भी था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज तुगलक के मतलब कि इसके यहाँ नौकर सबसे ज़्यादा था, गुलाम सबसे ज़्यादा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को कर लेते हैं जल्दी से, फटाक दूनी। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेज़ों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? हाँ जी, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेज़ों को व्यापार एवं उनमें मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बहादुर शाह सफ़र, ऑप्शन नंबर बी है फर्रुखसियर, ऑप्शन नंबर सी है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी है बहादुर शाह द्वितीय। हाँ जी, किसने किया था? फटाफट आंसर बताओ, इस लास्ट क्वेश्चन को आंसर बताओ। ये लास्ट है दोस्तों, 20 क्वेश्चन हो गया है। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फर्रुखसियर, ठीक है। फर्रुखसियर। आप लोग डेली इस वीडियो के माध्यम से आप लोग प्रैक्टिस करना,
और सभी जीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपके पैरामेडिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीके दोस्तों। क्योंकि 20 एमसीक्यू आता है तो समझ जाइए कि 5 से गुना कर दिया तो 100 नंबर आपका इससे आएगा। तो बहुत ज़्यादा कहीं कहीं इंपॉर्टेंट रखता है। मैथमेटिक्स का भी चल रहा है, इंग्लिश का भी चल ही रहा है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग इस नए चैनल के साथ नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।